गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जो हमारी मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स पे सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है रेमंड आरो। अगर हम रेमंड एरो की बात करें तो वो प्रमुख आधुनिक समाजशास्त्री विचारक हैं। कई बार जब यूजीसी नेट का जो पैटर्न चल रहा है आप सभी को जानते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा और जो इनकी किताबें हैं वो प्रमुखता से अब पूछी जा रही है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो चलिए आज आधुनिक समाजशास्त्री विचारक के क्रम में आज हमने पढ़ने जा रहे हैं रेमंड आरो को। रेमंड आरो का जन्म हुआ था सन 1905 में और आपकी मृत्यु हुई थी सन 1983 में। 1983 में आपकी मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट, रेमंड आरो जो थे, आपका जन्म फ्रांस में हुआ था और आपकी जो आप थे, आपने समाजशास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र और कहीं ना कहीं आप पॉलिटी यानी राजनीति से भी प्रभावित थे। आप एक अपने आप को एक पॉलिटिशियंस के रूप में भी देखते थे। जर्मनी से जब आप फ्रांस लौटे तो आपने एक प्रमुख किताब लिखी थी जिसका नाम था जर्मन सोशियोलॉजी। जो ये जर्मन सोशियोलॉजी नामक किताब थी, आपने सन 1957 में लिखी थी और कहीं ना कहीं इस किताब में आपने जर्मन सोशियोलॉजी, देखिए, जर्मन समाजशास्त्र आपने 1957 में इस किताब को लिखा था। और जब आप जर्मनी से फ्रांस लौटे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मैक्स वेबर, उनके सिद्धांत और उनकी विचारधाराओं का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। देखिए, मैक्स वेबर ने कहीं ना कहीं पूंजीवादी सिद्धांत, धर्म से प्रोटेस्टेंट धर्म और धर्म से कहीं ना कहीं पूंजीवाद को जोड़ा है, सत्ता और शक्ति की बात की है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी और पावर की जहां मैक्स वेबर बात करते हैं, उस विचारधारा से रेमंड आरो बहुत प्रभावित हुए थे और आपने उसी से प्रभावित होकर अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम आपने लिखा था जर्मन समाजशास्त्र। इसके बाद उन्होंने इतिहास के दर्शन की प्रस्तावना एक किताब लिखी थी, इतिहास के दर्शन की प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। आपने जो ये इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी थी, इसमें कहीं ना कहीं आप जो थे दर्शन शास्त्र से प्रभावित थे और इसी विषय पर आपने अपनी पीएचडी भी की है, शोध प्रबंध लिखा है। देखिए, इन्होंने ज्ञान मीमांसा की कृति इसको माना है। वास्तव में स्टूडेंट, अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान के उद्भव, ये दर्शन शास्त्र से आया है और ये ज्ञान के उद्भव, ज्ञान के विस्तारित रूप से संबंधित है। इस अपनी जो इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री थी, इसमें आपने दर्शन शास्त्र, सामाजिक विचारधारा और राजनीतिक क्रिया के बीच संबंधों की खोजबीन की है। कुछ समय बाद जर्मनी से वे वापस फ्रांस लौट आए और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया है। ऐसा पूछा जाता है किस समाजशास्त्री ने पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, तो रेमंड आरो ने। जब वो फ्रांस से पुनः वापस लौटकर जर्मनी आए तो उन्होंने पत्रकारिता के कार्य में जुट गए और उन्होंने ये कार्य 30 वर्षों तक किया। इसी बीच वे सॉर्बन यूनिवर्सिटी थी, उसमें समाजशास्त्र के रीडर बने। कौन? रेमंड आरो। यहीं पर रहकर उन्होंने अपना अधिकांश लेखन कार्य किया है। स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब आपने अपनी जर्मन समाजशास्त्र, जर्मन सोशियोलॉजी किताब लिखी थी तो कहीं ना कहीं आप मैक्स वेबर से प्रभावित थे। पूंजीवाद की आप बात करते हैं और उन्होंने औद्योगिक समाज, औद्योगिक विचारधारा से भी प्रभावित रही थी। अगर हम रेमंड आरो की यहाँ देखें, रेमंड आरो की प्रमुख रुचि देखें तो आपकी विचारधारा औद्योगिक समाजशास्त्र, राजनीति और युद्ध नीति से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी थी। मैंने आपको जब रेमंड आरो के बारे में स्टार्टिंग में बताया, मैंने तभी आपको बताया वो सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और कहीं ना कहीं एक अपने आप को राजनीति से जुड़ा मानते थे। वो एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। तो इसके संबंध में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनीति से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी विस्तारित रूप दिया है। वे मार्क्स, देखिए, मैक्स वेबर से तो प्रभावित थे लेकिन वे मार्क्सवाद के कटु आलोचक थे। मार्क्स से वो सहमत नहीं थे और उन्होंने बहुलतावाद तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता शक्ति के अधीनों की सामाजिक महत्ता के पक्षधर थे।
जहां मैक्स वेबर सत्ता, शक्ति और प्रस्तुति की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी से जो थे रेमंड आरो प्रभावित थे, और उन्होंने बहुलतावाद तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता शक्ति के अध्ययनों को महत्व दिया। 1970 में द फ्रांस कॉलेज से वो संबंधित रहे हैं। रेमंड आरो ने समाजशास्त्र में किए गए अपने सारे योगदानों को स्वयं से ही 4 भागों में बांटा। उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया कि उन्होंने किस काल में समाजशास्त्र से संबंधित क्या कार्य किया। सबसे पहला काल देखिए, यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं इसको रेड हाइलाइट कर रही हूं, आप पीपीटी में देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने समकालीन विचारधारा का विश्लेषण, जो उस समय की कंडीशन चल रही थी, आप सभी जानते हैं यूरोप में औद्योगिकरण जिस तरीके से फैल रहा था, उसने यूरोप के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी पैर पसारने शुरू कर दिए थे। तभी उन्होंने अपने समकालीन विचारधारा का विश्लेषण करते हुए अपनी एक किताब लिखी थी, द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल, जो कि आपने 1955 में 1955 में प्रकाशित की थी। इसको आपने बुद्धिजीवियों की अफीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मैं इंपॉर्टेंट का निशान लगा रही हूं, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। 1955 में 1955 में आपने बुद्धिजीवियों की अफीम नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवादी और फ्रांसीसी सहयात्रियों की विचारधारा की समीक्षा की थी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही, जब से ये वीडियो स्टार्ट किया है, बता रही हूं कि आप मैक्स वेबर से बहुत प्रभावित थे, और कहीं ना कहीं वो मार्क्सवाद के कटु आलोचक थे, क्योंकि वो मार्क्स की जो विचारधारा थी या सिद्धांत थे उससे सहमत नहीं थे। लेकिन वो वेबर की जो विचारधारा थी, जो पूंजीवाद के बारे में वेबर बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म की बात करते हैं, सत्ता और शक्ति की बात करते हैं, उससे वो सहमत थे। इस पुस्तकों में अपनी जो आपने बुद्धिजीवियों की अफीम लिखा है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, वो मार्क्सवाद के आलोचक थे, वो इस किताब में झलकता है। जो उन्होंने किताब लिखी थी बुद्धिजीवियों की अफीम, उसमें उन्होंने मार्क्स की आलोचना की थी। देखिए, इस पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवादियों और फ्रांसीसी सहयात्रियों की विचारधारा की समीक्षा की थी। जो उनका द्वितीय भाग, उन्होंने सेकंड पार्ट, मैंने बताया ना, उन्होंने अपने किए गए योगदान को ही स्वयं 4 भागों में विभाजित किया था। पहला, उन्होंने बुद्धिजीवियों की अफीम के माध्यम से सारे इंटेलेक्चुअल्स को बिल्कुल जिसकी विचारधाराओं को विस्तारित रूप से बताया। दूसरा, एरो ने औद्योगिक समाज, देखिए एरो ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने औद्योगिक समाज पर बहुत कुछ लिखा है। इनकी प्रमुख 2 पुस्तकें हैं, एक तो औद्योगिक समाज पर 18 भाषण, 18 लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 18 लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि आपने 1963 में लिखी थी, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। औद्योगिक समाज पर 18 भाषण, इंग्लिश में था 18 लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि आपने 1963 में लिखी थी। औद्योगिक समाजशास्त्र, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि ये किताब आपने 1966 में लिखी थी। इस किताब में आपने बहुत कुछ रूप से अमेरिकी समाजशास्त्र में उत्तर औद्योगिक समाज के विश्लेषण से मिलता जुलता है। जो आपने इस किताब का विश्लेषण किया था, इसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे, अमेरिकन समाजशास्त्र में बहुत चर्चित जो उस समय पैटर्न चल रहा था उत्तर औद्योगिक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, वह उससे मिलता जुलता उसका स्वरूप है। मात्र दर्शन शास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र के अतिरिक्त भी उनकी रुचि थी अनेक विषयों पर थी। मैंने आपको बताया, आप दर्शन शास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र से निरंतर जुड़ रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन और वॉर, इनके बारे में भी कार्य किया है और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपने आपके कई इस समाजशास्त्र के अतिरिक्त भी कई विषयों में रुचि थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और युद्ध नीतियों को लेकर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी इन विषयों पर रुचि, उनकी पुस्तकें जो थी, पीस एंड वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, पीस एंड वॉर, जो कि आपने 1961 में लिखी थी। उन्होंने शक्ति की सामान्य प्रकृति, राजनीतिक जो हमारे पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनकी बात की थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, और इन पर भी आपने बहुत सारे लेख लिखे हैं। क्वासविच से प्रकट होती है उनकी जो ये किताब है, उनकी रुचि से, मतलब अगर देखा जाए तो उनकी रुचि कहीं ना कहीं
समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त औद्योगिक समाज, वॉर, पीस और इनसे संबंधित राजनीतिक संगठनों में भी थी। एलिट्स की आप बात करते हैं, खास तौर पे पॉलिटिकल एलिट्स की, राजनीतिक अभिजनों की आप बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके पॉलिटिकल एलिट की आप बात करते हैं या विश्लेषण करते हैं, उसमें आप वेल्फ्रेड परेटो से प्रभावित रहे हैं। अभिजन का जो उनका दृष्टिकोण था वो वेल्फ्रेड परेटो से प्रभावित रहा है। एरो ने राजनीतिक व्यवस्थाओं और आंदोलनों को लेकर भी अनेक पुस्तकों की रचना की थी। 1968 में उन्होंने जो स्टूडेंट मूवमेंट हुए थे उनकी कटु आलोचना की थी। उन्होंने कहा था ये मतलब एक तरह से भ्रांति फैला रहा है, और इस पर उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, भ्रांतिपूर्ण आंदोलन, द इलूसिव रिवॉल्यूशन 1968। देखिए, एरो ने फ्रांस के जो हमारे प्रमुख विचारक थे, जहां उसमें टॉनीज है, सिमेल है, जॉर्ज सिमेल है, और वेबर के विचारों को अपनी पुस्तक जो जर्मन समाजशास्त्र लिखा था, जर्मन सोशियोलॉजी, जो कि सर आपने 1935, आगे बच्चों मेरा सन हल्का सा मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट ले लो ना, 1935 के माध्यम से परिचित करवाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त एरो ने समाजशास्त्रीय परंपरा की विफलता और समृद्धि के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए अपना अप्रीतम योगदान दिया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय विचारों की मुख्य धाराएं, आपने एक मेन करेंट्स इन सोशलॉजिकल थॉट जो आपने 1965 में लिखी थी, उसमें विस्तारित रूप से बताया है। अगर रेमंड एरो की हम प्रमुख किताबों की कृतियों की बात करें तो जर्मन सोशलॉजी 1935, पीस एंड वॉर 1961, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि आपने 1966 में लिखी है, एंड प्रोग्रेस एंड डिसोल्यूशन जो कि आपने 1969 में लिखी थी।